हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं सबसे पहला अपना स्ट्रैटेजी पैटर्न। तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल पर ले आई हूँ। यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मेरा एक डिस्काउंट कैलकुलेटर क्लास है जहाँ पर मैंने क्या किया है, अलग अलग कस्टमर टाइप्स लिए हैं, जैसे कि रेगुलर, प्रीमियम और वीआईपी। ठीक है। और उसके हिसाब से मैं क्या कर रही हूँ, मेरा अमाउंट जो है वो रिटर्न होगा। तो प्रोग्राम क्लास में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पे मेन मेथड में मैंने अपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है। और मैं अब क्या कर रही हूँ, इस मेथड को कॉल कर रही हूँ, कैलकुलेट डिस्काउंट को। और कस्टमर का टाइप क्या ले रही हूँ, प्रीमियम। ठीक है। तो अभी क्या होगा, क्योंकि ये प्रीमियम है तो ये इस मेथड में जाएगा, कॉल्ड मेथड में, और मेरा ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखिए फ्रेंड्स क्या होगी। अगर मान लीजिए कल को आपको कोई और क्लास ऐड करनी है, जैसे कि गोल्ड हो गया या प्लैटिनम हो गया, तो आपको क्या करना होगा, इस कोड को यहाँ पर फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा। मतलब इफ एल्स की कंडीशन को यहाँ पर आपको फिर से देना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप जो है और टाइप्स को ऐड करेंगे, वैसे वैसे आपका जो क्लास में मॉडिफिकेशंस हैं वो आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पे और इफ एल्स को यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, ये वॉयलेट करेगा मेरे कौन से प्रिंसिपल को, ओपन क्लोज प्रिंसिपल को। ठीक है। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल मेरा एक सॉलिड प्रिंसिपल होता है जो कि वॉयलेट होगा अगर मैं इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इसमें बहुत सारे इफ एल्स ब्लॉक होंगे। तो ये क्या है, ये एक ड्रॉबैक हो गया कि अगर हमने इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया है बिना किसी स्ट्रैटेजी के, बिना किसी प्रॉपर बिहेवियर के, तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। अब हम लोग आते हैं कि जब हम स्ट्रैटेजी पैटर्न को यूज़ करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या करूँगी, मैं स्ट्रैटेजी पैटर्न के साथ आ गई। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रैटेजी पैटर्न होता क्या है। तो देखिए जब स्ट्रैटेजी पैटर्न नहीं था तो जो हमारी क्लास है वो हमारे कंडीशंस के बेसिस पे जो है वो बिहेवियर को डिसाइड कर रही थी कि मतलब कौन सा डिस्काउंट का टाइप होगा, गोल्ड होगा, प्लैटिनम होगा, या कौन सा टाइप होगा, वो हमारी क्लास डिसाइड कर रही थी। स्ट्रैटेजी पैटर्न में क्या होता है, ये एक ऐसा डिज़ाइन पैटर्न है जो बिहेवियर या एल्गोरिथम डिसाइड करता है, और बिहेवियर हमारा इनकैप्सुलेटेड होता है अलग अलग क्लासेस में। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया प्रीमियम डिस्काउंट के लिए। ठीक है। इसका बिहेवियर यहाँ पर डिफाइंड होगा, इस क्लास का बिहेवियर यहाँ पे डिफाइंड है, इस क्लास का बिहेवियर यहाँ पे डिफाइंड है, राइट। और ये क्या, ये बिहेवियर क्या हो रहा है, इंजेक्ट हो रहा है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखिए फ्रेंड्स, एक आई डिस्काउंट स्ट्रैटेजी नाम से एक बना लिया है इंटरफेस, और उस इंटरफेस को मैं यहाँ पर अपना यूज़ कर रही हूँ। मतलब उस इंटरफेस में जो भी मेथड डिक्लेयर किया है, यहाँ पर क्या करूँगी, मैं उसको डिफाइन कर दूंगी। ये क्या कहलाता है, ये हमारा बिहेवियर हो गया। ठीक है। अब अगर आप आए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे एक डिस्काउंट कैलकुलेटर नाम से क्लास है। ये जो होती है, ये देखिए, ये मेरी कॉन्टेक्स्ट क्लास है। वहाँ पे क्या करना पड़ रहा था, आपको इफ एल्स ब्लॉक देके मल्टीपल कंडीशंस को बनाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम डिपेंडेंसी को क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट करेंगे यहाँ से। और ये मेरी कॉन्टेक्स्ट क्लास है जिसमें कोई भी इफ एल्स ब्लॉक नहीं है। तो जस्ट सी द ब्यूटी कि विदाउट एनी इनकॉर्पोरेशन ऑफ इफ एल्स ब्लॉक मैं क्या करूँगी, अपने जब भी यहाँ पर प्रोग्राम क्लास में, जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरा न्यू डिस्काउंट कैलकुलेटर है, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, सॉरी, ये जो मेरा न्यू प्रीमियम कस्टमर डिस्काउंट मेथड है फ्रेंड्स, ये क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है। कौन सी क्लास का, प्रीमियम डिस्काउंट, प्रीमियम कस्टमर डिस्काउंट टाइप का। और इस ये ऑब्जेक्ट जो है मेरे बिहेवियर को कंटेन करेगा। ठीक है। ये क्या है, रेफरेंस टाइप है। ठीक है। ये टाइप है रेफरेंस का, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। कल को मान लीजिए आपको इस क्लास को चेंज करना हो और यहाँ पे वीआईपी कस्टमर डिस्काउंट करना हो, ठीक है, तो आप क्या ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, वीआईपी कस्टमर डिस्काउंट टाइप का। मतलब ये चीज़ जो है यहाँ पर
चेंज हो जाएगी। तो अब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कंटेन करेगा, वीआईपी कस्टमर डिस्काउंट को। नेक्स्ट जो ये वाली लाइन है, ये जो कैलकुलेटर है, अब ये वाली चीज ये कंटेन करेगी हमारे बिहेवियर को। ठीक है, हमारा बिहेवियर जो है उसको रिसीव करेगा। कौन से बिहेवियर को, जो मेरे ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंटेन करेगा। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या कंटेन कर रहा है फ्रेंड्स, मेरा प्रीमियम कस्टमर डिस्काउंट टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर इसने ये इसको पास कर दिया। अब देखिए जब मैं इसको यहाँ पर दूंगी कैलकुलेट डिस्काउंट, तो इस कैलकुलेटर में फिलहाल के लिए कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट कंटेन होगा फ्रेंड्स, हमारा ऑब्जेक्ट कंटेन होगा हमारे प्रीमियम कस्टमर डिस्काउंट टाइप का। तो देखिए अगर आप इसके मेथड के इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो ये आपको यहाँ ले जाएगा और ये चीज़ आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज़ चेंज करनी है, सपोज आपको बिहेवियर को चेंज करना है, तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए वीआईपी का या फिर रेगुलर कस्टमर का, या अगर फ्यूचर में अगर आपको कोई और इसका टाइप ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, आप एक और क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे जो कि सिमिलरली हमारे इस इंटरफेस से इनहेरिट करेगी और उस मेथड को जो है वो डिफाइन करेगी। तो मतलब यहाँ पर साफ है कि जो बिहेवियर है वो मेरे अलग अलग क्लासेस में डिफाइंड है। ठीक, और जो मेरी कॉन्टेक्स्ट क्लास होती है उसको मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, डिस्काउंट। ये जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पे इस तरीके से देखिए, ये स्ट्रैटेजी मेरी यहाँ से मेरी देखिए यहाँ से जो स्ट्रैटेजी में है वो मेरा ऑब्जेक्ट कलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, F12 दबाइए आप, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी स्ट्रैटेजी इंजेक्ट हो रही है। जिस भी टाइप के आप लेंगे ऑब्जेक्ट वो यहाँ पर इंजेक्ट हो जाएगा, वो उसको कंटेन करेगा और यहाँ पे रिस्पेक्टिव मेथड आपका कॉल होके आपको किसी भी पर्टिकुलर क्लास में ले जाएगा डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप सेलेक्ट किया है। तो दिस इज़ द एडवांटेज कि अगर आपको कल फ्यूचर में कुछ और ऐड करना है, कोई और क्लास ऐड करनी है, कोई और डिस्काउंट टाइप ऐड करना है, तो आपको कोई भी इफ एल्स ब्लॉक यहाँ पर नहीं लगाना पड़ेगा। आपको सिंपली एक और एडिशनल क्लास आप क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर उस क्लास का न्यू करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और स्ट्रैटेजी बाय रेफरेंस उसको क्या करेगी, रेफर कर लेगी। तो ये फ़ायदा होता है हमारे स्ट्रैटेजी पैटर्न में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रैटेजी पैटर्न क्या कर रहा है फ्रेंड्स, ये हमारे बिहेवियर या एल्गोरिथम को डिफाइन कर रहा है और इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट, दिस इज़ नॉट अबाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे कि फैक्ट्री पैटर्न में क्या होता है, वो होता है हमारा किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि किस तरीके से आपका कौन सा बिहेवियर सेलेक्ट होगा। ठीक है, ये एक बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न है और जो फैक्ट्री था वो हमारा कैसा था, वो हमारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न था। अगर मैं इसकी थ्योरी पे आऊँ फ्रेंड्स, तो देखते हैं, इसकी थ्योरी देखते हैं। यहाँ पे स्लाइड शो कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर स्ट्रैटेजी पैटर्न नहीं होगा तो आपको, जैसे कि हमने देखा था, हमें मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस यूज़ करनी पड़ रही थी और स्ट्रैटेजी के साथ जो बिहेवियर था हमारी अलग अलग क्लासेस में था। ठीक है, और हम उसे इंजेक्ट कर रहे थे। तो स्ट्रैटेजी पैटर्न नंबर 1 क्या कर रहा है, इफ एल्स के जो भी लॉजिक है उसको रिमूव कर दे रहा है। कैसे, ये एल्गोरिथम्स को इनकैप्सुलेट कर रहा है अलग अलग क्लासेस में। तो ये एक बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न होता है जिसकी हेल्प से हम लोग मल्टीपल एल्गोरिथम्स को डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग क्लासेस में। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करेंगे अपने मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस को। एडिशनली ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करेगा, उसको फॉलो करेगा। कैसे कि जैसे कि अगर आपको न्यू बिहेवियर ऐड करना हो कोई, ठीक है, अगर आपको न्यू डिस्काउंट टाइप ऐड करना हो तो आप एडिशनल अपनी क्लास को क्रिएट करेंगे, आप जो भी कोड है उसको मॉडिफाई नहीं करोगे। तो फैक्ट्री क्या होता है, दिस इज सॉरी, तो देखिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है फैक्ट्री और स्ट्रैटेजी में। तो फैक्ट्री पैटर्न होता है हमारा ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये मैंने समझा रखा है आपको डिटेल में अपने एक डिज़ाइन पैटर्न के वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और स्ट्रैटेजी क्या होता है, हमारा बिहेवियर के बारे में होता है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए
इसमें क्या चीज़ चेंज हुई फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जब डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, टाइप पास कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमको अब हम किस तरीके से करेंगे, हम लोग बिहेवियर पास करते हैं ना कि टाइप। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा स्ट्रैटेजी पैटर्न। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने ऑब्जर्वर पैटर्न पे। तो देखिए ऑब्जर्वर पैटर्न क्या होता है, ये भी हमारा एक बिहेवियर पैटर्न होता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं एग्जाम्पल से, उसके बाद इसकी थ्योरी पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मेरी एक क्लास है, यहाँ पे मैंने इन्वेस्टर क्लास ले रखी है। 2 पैरामीटर्स हैं यहाँ पर, नेम है और एक मेथड है, ठीक। अब देखिए एक स्टॉक क्लास है और यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, सेट प्राइस मेथड है और मैंने यहाँ पे 2 इन्वेस्टर्स को पास करा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर प्रॉब्लम देखिए क्या होगी कि सपोज आपको नोटिफाई करना हो, कुछ भी आपका चेंज हो, आपको नोटिफाई करना होगा। सपोज आपके सब्जेक्ट में कुछ भी चेंज हो रहा हो तो आपको अपने अलग अलग इन्वेस्टर्स को नोटिफाई करना होगा कि भाई ये चीज़ मेरी चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए अगर फ्यूचर में मान लीजिए आपके कोई और इन्वेस्टर्स हैं तो आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, प्लस आपको इस मेथड को अगेन टच करना पड़ेगा जिससे कि आप नोटिफाई कर सकें अपने सारे जो भी कस्टमर्स हैं हों या फिर इन्वेस्टर्स हों कि हाँ भाई मेरा स्टॉक का प्राइस चेंज हो गया है। तो आप यहाँ पे एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क देखिए क्या है, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है कि जो स्टॉक है, स्टॉक क्लास को सारे इन्वेस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई कल को एक नया इन्वेस्टर आता है तो यहाँ पे आपको मेथड में उसको भी पास करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर उसका नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और यहाँ पे उसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सेट प्राइस मेथड को आपको फिर से टच करना पड़ेगा। तो अभी तो देखिए केवल 2 इन्वेस्टर्स हैं, मान लीजिए फ्यूचर में 100, 200, 1000 हो तो ये कोड जो है वो आपका स्केलेबल नहीं रह जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं हम लोग ऑब्जर्वर पैटर्न से। तो देखिए ऑब्जर्वर पैटर्न होता क्या है, ये एक बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न होता है और इसमें 1 to many रिलेशनशिप्स होते हैं। मैं इसको अपने स्लाइड से समझाती हूँ। यहाँ पर हम आते हैं अपने स्लाइड्स पे। तो देखिए फ्रेंड्स इसको, हाँ ये देखिए ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, हमारा बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न हो गया। 1 to many रिलेशनशिप हो गई, मतलब अगर एक चीज़ में चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो सारे जो है वो नोटिफाई हो जाएंगे, सारे हमारे ऑब्जर्वर्स जो है वो अच्छी तरीके से हमारे नोटिफाई हो जाते हैं। जो ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं या ऑब्जर्वर कहते हैं, और जो रिएक्ट करते हैं मतलब जो उससे अफेक्ट होते हैं, जिसको हम नोटिफाई करते हैं, वो कहलाते हैं ऑब्जर्वर्स। इसलिए इसको 1 to many डिपेंडेंसी कहते हैं क्योंकि एक सब्जेक्ट है और बहुत सारे ऑब्जर्वर्स हो सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इसमें सब्जेक्ट को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्ड करता है। उसका काम ये है कि वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यूट्यूब आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। सपोज जैसे मैं कोई वीडियो बना रही हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर्स एडेड हैं, उन्होंने अगर सब्सक्राइब कर रखा होगा, ठीक है, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी, मुझे इस बात से मतलब नहीं होगा कि किस तरीके से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मेरा काम क्या है कि जैसे ही मैंने वीडियो को अपलोड किया, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको क्या हो गया, नोटिफिकेशन मैसेज सेंड हो गया, उनको नोटिफाई हो गया कि एक नया वीडियो अपलोड हुआ है। तो ये हमारा काम होता है ऑब्जर्वर पैटर्न का। ये इवेंट हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर मैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पे आऊँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर पैटर्न में यहाँ पर सॉरी ये विदाउट ऑब्जर्वर था, आई थिंक विद ऑब्जर्वर आते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक अपना सब्जेक्ट इंटरफेस बना लिया है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर इंटरफेस है मेरा, ठीक।
नेक्स्ट मेरा ये है, ये मेरे सारे ऑब्जर्वर्स होंगे। यहाँ पर मैंने 3 मेथड्स को यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक क्लास बना रखी है investor.cs, जो कि इनहेरिट हो रही है मेरी आई ऑब्जर्वर से, राइट। नेक्स्ट है मेरा stock.cs। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी कॉन्क्रीट क्लास है। वहाँ पे स्टॉक क्लास में हमें क्या करना पड़ रहा था, जैसे जैसे हम लोग नए इन्वेस्टर्स डाल रहे थे वैसे वैसे हमको वो जो सेट प्राइस मेथड है उसको क्या करना पड़ रहा था, यहाँ पर हमको चेंज करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे पास नहीं किया है, राइट। तो मुझे इस मेथड को टच नहीं करना पड़ेगा। कल को अगर मैं किसी और मतलब कोई और ऑब्जर्वर मेरा ऐड होता है या कोई और ऐसा बंदा ऐड होता है जिसको मुझे नोटिफिकेशन सेंड करना है, तो सिंपल यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, प्रोग्राम क्लास में 2 इन्वेस्टर्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है, एक एलिस नाम से और एक बॉब नाम से। अब क्या होगा, ये स्टॉक में अटैच, अगर आप इसके उस पे जाएं इम्प्लीमेंटेशन पे, तो देखिए यहाँ पे ये अटैच हो जाएंगे। ये जो भी रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वर्स हैं, ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2, डिटैच कॉल करेंगे फ्रेंड्स आप, तो वो पर्टिकुलर जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं जिनको नोटिफाई करना है वो डिटैच हो जाएंगे। और सेट प्राइस अगर आप कॉल करेंगे तो सेट प्राइस में क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा प्राइस जो है वो सेट होगा और नोटिफाई हो जाएगा हमारे अलग अलग जो भी ऑब्जर्वर्स है कि हाँ हमारा स्टॉक प्राइस जो है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये देखिए कि मैं कितने भी अपने इन्वेस्टर्स क्रिएट कर सकती हूँ और मेरे स्टॉक क्लास को ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं होगी कि कितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। जिसने भी सब्सक्राइब किया है, जैसे ही वीडियो कोई अपलोड होगा तो क्या होगा, उन सबको एक नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा ऑब्जर्वर पैटर्न। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने रिपोजिटरी पैटर्न पे। तो वो समझाने से पहले मैं थोड़ी सी आपको उसकी थ्योरी समझाना चाहती हूँ। हम लोग आ जाते हैं सीधे अपने स्लाइड्स पे। तो यहाँ पर देखिए, करंट कर लेती हूँ, आई थिंक ये चीज़ समझ आ गई आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ था फ्रेंड्स, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऑब्जर्वर पैटर्न में क्या हुआ था, हमें इस चीज़ की जगह मतलब अपनी स्टॉक वाली क्लास को नहीं छेड़ना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अटैच करने पड़ेंगे इस तरीके से यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स, और हम जैसे ही सेट प्राइस को कॉल करेंगे, जो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो जो मेरे यहाँ पर वो होंगे ऑब्जर्वर्स होंगे, सबको नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा। तो जस्ट सी द ब्यूटी कि स्टॉक क्लास को ये जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कौन कौन इन्वेस्टर्स हैं। वो बस ये बोल रहा है कि भाई प्राइस चेंज हो गया, आप सबको नोटिफाई कर दो। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिपोजिटरी पैटर्न, और ये जनरली इंटरव्यूज़ में बहुत पूछा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर इस डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लीजिए कि आपका एक वेयर हाउस है, ठीक, और उस वेयर हाउस में बहुत सारे बॉक्सेस हैं। ये आपका वेयर हाउस है, बहुत सारे बॉक्सेस हैं, शेल्फ हैं और वर्कर हैं जो सब कुछ जानते हैं जो वहाँ पर हो रहा है। अब मान लीजिए आपका एक शॉपकीपर ओनर है, तो अगर उस शॉपकीपर ओनर को उस डेटा वेयर हाउस में कुछ करना है, मतलब सपोज जैसे कुछ शेल्फ को सर्च करना है या कुछ बॉक्सेस को मैनुअली पिक करना है, तो इमेजिन क्या ये सब वो खुद करेगा? नहीं। वो क्या करेगा, वो एक वेयर हाउस मैनेजर से इंटरेक्ट करेगा। ये वेयर हाउस मैनेजर जो है वो यहाँ पर जो भी यहाँ पे वेयर हाउस में एक्टिविटी होगी उसको परफॉर्म करेगा। जैसे मान लीजिए आपका जो ये शॉप ओनर है ये बोलेगा कि मुझे एक यूज़र दो जिसकी आईडी 10 है, या फिर एक नए यूज़र को ऐड करो, या फिर इस ऑर्डर को डिलीट कर दो। तो ये सब काम कौन मैनेज करेगा? हमारा जो ये मैनेजर है। आपको इस शॉपकीपर ओनर को ये केयर करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से शेल्फ पर कोई भी बॉक्स रखा गया है या किस तरीके से स्टोर किया गया है या कौन वर्कर उसको रिट्रीव करेगा, ठीक। तो ये होता है मेरा रिपोजिटरी पैटर्न। रिपोजिटरी मतलब ये जो मैनेजर है फ्रेंड्स, ये आपका
जो है लिंक है, लिंक किसके बीच में है, आपके क्लाइंट, क्लाइंट मतलब ओनर, और डेटाबेस, डेटाबेस मतलब वेयर हाउस। तो अगर आप रिपोजिटरी पैटर्न यूज़ नहीं करेंगे तो क्लाइंट को डायरेक्टली डेटाबेस से क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, विच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। रिपोजिटरी पैटर्न के साथ क्या होता है कि रिपोजिटरी एक मिडिल मैन की तरह एक्ट करता है, किसके बीच में, आपके बिजनेस लॉजिक और आपके डेटाबेस के बीच में। तो यही मैंने समझा रखा है कि बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस के बीच में हमारी रिपोजिटरी है। ये एक लेयर होती है जो कि हैंडल करेगी सारा का सारा डेटा एक्सेस, ठीक है। और ये किसके बीच में होता है रिपोजिटरी, ये हमारा बिजनेस लॉजिक और डेटा स्टोर के बीच में हमारा एग्जिस्ट करता है, राइट। इसके बेनिफिट्स जैसे कि मैंने समझाया, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स हो जाता है। बिजनेस लॉजिक को हमारा जानने की ज़रूरत नहीं है कि डेटाबेस वेयर हाउस में हमारा या डेटाबेस में किस तरीके से हमारा काम परफॉर्म हो रहा है। आर्किटेक्चर आपका क्लीन रहता है और ये फॉलो करता है हमारा DIP मतलब डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो आइए एक बार इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक आई यूज़र रिपोजिटरी करके एक रिपोजिटरी इंटरफेस बनाया हुआ है, ठीक है। यूज़र रिपोजिटरी देखिए, ये वाला जो काम है ये क्या है, ये मेरी यूज़र रिपोजिटरी है। इन एक्चुअल क्या होता है, जो भी डेटाबेस रिलेटेड काम होता है फ्रेंड्स हमारा, वो यहाँ पर होता है। इसको मैं यहाँ पर एंटर कर लेती हूँ। हाँ, तो जो भी डेटाबेस रिलेटेड काम होता है वो यहाँ पे होता है। फिलहाल मैंने यहाँ पर हार्ड कोडेड करके अपने यूज़र्स को फैच किया है, बट एक्चुअली ये यूज़र्स कहाँ से फैच होते हैं, हमारे डेटाबेस से। यूज़र सर्विस क्लास जो होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, ये हमारा सारा बिजनेस लॉजिक लेयर होता है। तो देखिए यहाँ पर इसको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि यूज़र रिपोजिटरी में कैसे रिकॉर्ड एंटर हो रहे हैं और क्या ऑपरेशन हो रहा है, ये इससे कम्प्लीटली आइसोलेटेड रहता है। तो ये जो यूज़र सर्विस क्लास है इसको समझते हैं। ये देखिए, ये जो वेरिएबल है मेरा, ये जो रेफरेंस टाइप मैंने ले रखा है रिपोजिटरी, ये डेटाबेस नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक इंटरफेस का टाइप है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सो यूज़र इंटरफेस को ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि SQL क्या है, EF कोर क्या है, या स्टोर प्रोसीजर्स क्या है, या फिर डेटाबेस कनेक्शन मेरा कैसे हो रहा है यहाँ पर, सही है। तो इसको बस ये पता है कि यार अगर मुझे कुछ ऐड करना है, मतलब इफ़ आई एम कॉलिंग ऐड, सो यूज़र क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। यूज़र हमारा ऐड हो जाएगा अगर हम इस चीज़ को यहाँ से कॉल करेंगे। नेक्स्ट, इससे देखिए फ़ायदा क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आपका डेटाबेस का लॉजिक कम्प्लीटली सेपरेट है, और अगर आपको डेटाबेस को रिप्लेस करना है तो आप इजीली उसे फ्यूचर में परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आई यूज़र रिपोजिटरी। तो यहाँ पर देखिए, ये एक तरीके से सिर्फ एक प्रॉमिस है कि भाई जो जो क्लासेस इसको इम्प्लीमेंट करेंगी इस इंटरफेस को, उनको इस सारे मेथड्स को वहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने कोई डेटाबेस का लॉजिक ऐड नहीं कर रखा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने यहाँ पर, ये जो है मेरा एक्चुअली रियल मिडिल मैन होता है, जो हमारा मैनेजर होता है, जो कम्युनिकेशन करता है किसके बीच में, हमारे डेटाबेस और किसके बीच में, बिजनेस लॉजिक के बीच में। यही क्लास होती है जो कम्युनिकेशन करती है डेटाबेस के साथ, SQL क्वेरीज लिखती है, EF कोर के साथ इंटरेक्ट करती है, और सारी डेटा मैपिंग मेरी इसी क्लास में होती है। तो ये देखिए कि किस तरीके से सेपरेशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये दोनों क्लासेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही हैं। ये हम किस तरीके से अचीव कर रहे हैं ये मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट इसको एक्सप्लेन कर दिया। एक बार हम लोग वापस अपने स्लाइड्स पे आ जाते हैं। फ्रॉम करंट स्लाइड, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था, रिपोजिटरी पैटर्न ने क्या किया था, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया था, सेपरेट कर लिया था किसको, हमारे डेटाबेस एक्सेस को और हमारे बिजनेस लॉजिक को। सेपरेट करता है बिजनेस लॉजिक को किससे, डेटाबेस लॉजिक से। तो यहाँ पर देखिए मैं कंपैरिजन करा रही हूँ अपने लेमैन लैंग्वेज जो मैंने एग्जाम्पल समझाया और कोड को। जो भी रूल बुक जो मैनेजर को करना है वो क्या है, हमारा इंटरफेस है,
जो मैनेजर है एक्चुअल हमारा वो क्या है, वो यूज़र रिपोजिटरी है, मतलब मिडिल मैन वो है किसके बीच में, हमारे बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस लॉजिक के बीच में। और जो शॉप ओनर है वो क्या है, मेरा यूज़र सर्विस है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरीके से ये कम्युनिकेशन हो रहा है कि बिजनेस जो है वो इंटरफेस से कम्युनिकेट कर रहा है, इंटरफेस इम्प्लीमेंट हो रहा है यूज़र रिपोजिटरी में, और यूज़र रिपोजिटरी हमारा क्या कर रही है, कम्युनिकेशन सेटअप करेगी डेटाबेस के साथ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये तीनों पैटर्न समझ में आए हों। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ इस लेक्चर को रिवाइंड करिए स्टार्टिंग से, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मैं तीनों के कोड आपको गिटहब के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। स्टिल अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई करिए एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।